नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान और हम लोग अपनी बातचीत जारी रखे हैं। अलग-अलग लोगों से बात कर रहे हैं। हरियाणा में जो कथित वोट चोरी हुई है, 25 लाख वोटों की चोरी का आरोप राहुल गांधी ने लगाया, उस पर अलग-अलग ज़िलों से हम लोग राय लेने की कोशिश कर रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकारों से। हमारे साथ आज जुड़े हैं 3 खास मेहमान। मनदीप पुनिया जुड़े हैं चंडीगढ़ से। हमारे साथ जुड़े हैं महेंद्र भारती जी नारनौल से, रेवाड़ी से माफ़ कीजिएगा। और हमारे साथ जुड़े हैं जगदीप सिंह सिंधु साहब, जो जुड़े हैं हिसार से। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है सर। मैं भारती जी से शुरू करता हूँ। भारती जी, आप तो आज एक और बड़ा खुलासा लेके आ गए। रेवाड़ी में कुछ एक्सपोज़े हुआ है शायद, थोड़ा बताइए ना क्या है? सहित जो है देश के कई राज्यों में चुनाव आयोग के खिलाफ जो है मुहिम छेड़ी हुई है। कांग्रेस जो विपक्षी पार्टी है इस समय उसने वोट चोरी का मामला मुद्दा उठाया हुआ है। और भी कुछ दिन पहले ही जो हाइड्रोजन बम के नाम से हरियाणा में एक कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी द्वारा की गई थी, जिसमें 25 लाख से ज्यादा मतों की चोरी होना पाया गया है। और आज रेवाड़ी के पूर्व विधायक चिरंजीव राव, उन्होंने भी एक कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने भी एक बड़ा खुलासा किया है कि रेवाड़ी में इन विधानसभा चुनाव में 32,000 से ज्यादा मतों की चोरी हुई। और आगे इस पर किस तरह से अंकुश लगाए, इसका जवाब आज तक चुनाव आयोग ने नहीं दिया गया है। कितना बताए 32? 32,000 से ज्यादा कुछ संख्या उन्होंने बताई गई है। 32,000 से ज्यादा मत, जिसे किस तरह से फर्जी वोट बने, किस तरह से एक नाम से कई वोट बने और किस तरह से बोगस वोट पोल हुए, और उसके पीछे की राजनीति जो बीजेपी कर रही है, वो एक लोकतंत्र के लिए खतरा है। क्योंकि एक मतदाता जो होता है अपना मत जो है अपनी इच्छा से देता है, लेकिन उसकी इच्छा यहाँ पर दफन की जा रही है। इस तरह से इस तरह का माहौल जो है डेमोक्रेसी में नहीं होता। लेकिन फिर भी सरकार की मंशा क्या है, लगातार 3 बार सरकार सत्ता में आए और इस तरह से माहौल एक बार, जैसे एग्जिट पोल चलते हैं, एग्जिट पोल में मतलब चुनाव होने से पहले की एग्जिट पोल जो आती है वो किसी और पार्टी के पक्ष में आती है। और जिस दिन मतगणना होती है, मतों की गिनती होती है, उस समय एकदम अचानक से सत्ताधारी पार्टी विजयी होकर अपनी फिर से सत्ता काबिज कर जाती है। ये लोगों की भावना के साथ खिलवाड़ है, क्योंकि लोग जिसे मत देना चाहते हैं, लेकिन इस तरह से वोटों की चोरी करके और लोगों के मतलब लोकतंत्र की हत्या यहाँ लगातार की जा रही है। इसी का खुलासा आज रेवाड़ी में पूर्व विधायक चिरंजीव राव द्वारा किया गया है। उन्होंने अभी बिहार में प्रचार किया, बिहार से प्रचार करने के बाद वो यहाँ रेवाड़ी लौटे और रेवाड़ी लौटने के बाद आज उन्होंने वोट चोरी का मामला जो है रेवाड़ी से भी उजागर किया है। जी सुरान सर। जी, थोड़ा-सा डिटेल बताइए ना क्या बोला उन्होंने? कुछ ब्रेकअप दिया? उन्होंने 32,000 तो बढ़ है। वहाँ पर हार-जीत उन्होंने कितने वोट से महेंद्र जी? अभी 30,000 वोट 29,000 वोटों से यहाँ हार हुई है। 32 की रेवाड़ी गड़बड़ी विधानसभा में बीजेपी का जो प्रत्याशी था लक्ष्मण यादव, जो पिछली बार कोसली से विधानसभा से चुनाव लड़ा था, इस बार उन्हें रेवाड़ी विधानसभा की टिकट मिली थी। और वो शख्स जो है 29,000 वोटों से यहाँ विजयी होता है। और आज जो खुलासा हुआ है, 32,000 से ज्यादा वोट यहाँ बोगस और चोरी की गई पाई गई है। इस पे उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग इस पे सख्त से जांच करे और इनको दुरुस्त करे, ताकि आगे भविष्य में इस तरह से किसी भी मतलब लोकतंत्र की या लोगों के मतों की वो सुरक्षित रखा जाए, लोगों की भावना को सुरक्षित रखा जाए और उसी को लेकर आगे चुनाव आयोग को काम करना चाहिए। लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने इस पर कोई भी काम नहीं किया है। चुनाव आयोग पर इतने गंभीर आरोप एक के बाद एक लगाए जा रहे हैं और तो दुरुस्त भी पाए जा रहे हैं। उनके सबूत भी जो है विपक्षी पार्टी दे रही है। आए दिन कॉन्फ्रेंस करके इसका खुलासा भी किया जा रहा है। लेकिन आज तक चुनाव आयोग ने इस पर कोई भी अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी है। ये एक चिंता का विषय है। लोकतंत्र की हत्या लगातार हो रही है और लोगों के मतों से खिलवाड़ हो रहा है, लोगों की भावनाओं को नोचा जा रहा है, क्योंकि वो जो चाहते हैं उसके अनुसार कुछ नहीं होता। लोकतंत्र में एक मत का अधिकार ही ऐसा होता है जो इंसान अपने मत का प्रयोग करके सत्ता में परिवर्तन इन्होंने कर सकता है। अ, महेंद्र जी कुछ बोला? किस तरह से कुछ प्रूफ दिए क्या इन्होंने चिरंजीवी राव ने? कुछ प्रूफ्स उन्होंने दिए? अलग अलग तरह से बात की है मीडिया के सामने। जब कोई भी नेता जो सामने आके बयानबाजी करता है, इससे बड़ा कोई भी खुलासा नहीं हो सकता, क्योंकि मीडिया के सामने जब कैमरे पे आके कोई सभी ने इतनी बड़ी देखा कि बात बोल दे,
कि इतने मतों की चोरी हुई है, तो इससे ज्यादा कुछ सबूत कोई चाहिए नहीं। क्या तो चुनाव आयोग कर इन पर संज्ञान लेते हुए भी तुम गलत बोल रहे हो तो इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। अगर ये सही बोल रहे हैं, आंकड़े सही बता रहे हैं, तो चुनाव आयोग को इसको गंभीरता से लेते हुए जांच करनी चाहिए। जांच करने के बाद जो है उन सूचियों को दुरुस्त करना चाहिए। जहाँ-जहाँ गड़बड़ी हुई है उस क्षेत्र में उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, उन पर मामला दर्ज करना चाहिए, क्योंकि एक चुनाव, एक वोट जो है वो देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। उस ताकत को सत्ताधारी लोग जो है कुछ इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं, और यहाँ भ्रष्टाचार की बू भी आ रही है, क्योंकि बगैर भ्रष्टाचार के, लेन-देन के बगैर ये वोटों में हेरा-फेरी या चोरी नहीं की जा सकती। यहाँ जी, निरंतर इस तरह की बात यहाँ उठ रही है। जी, ये हमारे पास ये उनके विजुअल्स आए हैं, लेकिन मेरे ख्याल से प्रेस कॉन्फ्रेंस में वही बातें बोली होंगी जो महेंद्र जी ने बताई है, तो रिपीट करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं। मनदीप जी, आप थोड़ा-सा बाहर हैं, आपकी कनेक्टिविटी भी थोड़ी-सी वीक हो सकती है। कहाँ हैं अभी आप? कहीं लग रहा है किसी प्रोटेस्ट में मैं आए हैं? आज पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोटेस्ट को कवर करने आया था। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में केंद्र सरकार के खिलाफ स्टूडेंट्स का प्रोटेस्ट था। आज वैसे तो विक्ट्री मार्च कह सकते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स की जीत हुई है। सेनेट सिंडिकेट का को भंग करने की कोशिश कर रही थी केंद्र सरकार, उससे पीछे हटी है। तो उसी तो आंदोलन को कवर क्या करने हुआ? आया ये था। क्या है पूरा मामला ये? ये तो बेसिकली पंजाब यूनिवर्सिटी एक ऑटोनोमस बॉडी है। अंग्रेजों के समय यूनिवर्सिटी बनी थी 1882 में। उस समय यहाँ के लोगों ने ही इस यूनिवर्सिटी को, हम कह सकते हैं कि पंजाब के लोगों ने जमीन दी और पंजाब के लोगों ने इस यूनिवर्सिटी को बनाया था। और उसमें एक ऑटोनोमस बॉडी जो सेनेट चुनी जाती थी, जिसमें एक्स स्टूडेंट भी पार्टिसिपेट करते हैं, वो ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत के आते हैं। और एक 90 मेंबरी सेनेट होती है, उसमें वाइस चांसलर से लेकर रजिस्ट्रार से लेकर पंजाब के सीएम, एजुकेशन मिनिस्टर, एक्स स्टूडेंट सब मिलकर इस यूनिवर्सिटी को बनाते थे। यानी कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप था यूनिवर्सिटी चलाने का, गवर्न उसको करने बंद का। करने की कोशिश की सरकार ने। सरकार उसको छीन के सेंट्रलाइज कर रही थी, अपने पास सारी ताकतें ले रही थी। तो स्टूडेंट्स ने उसका विरोध किया और कहा कि जब यूनिवर्सिटी लोगों ने बनाई है और उसके अपने हक हैं, तो फिर आप कौन कौन होते हैं उसको छीनने का। जी, इंडिया में जी। अकेली ऐसी यूनिवर्सिटी है जो ऑटोनोमस बॉडी है, और इंडिया की पहली टीचिंग यूनिवर्सिटी भी है। जो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास, कलकत्ता और बॉम्बे थी, वो तीनों यूनिवर्सिटियां पहली, वो एग्जामिन यूनिवर्सिटियां थी। ये साउथ एशिया की पहली टीचिंग यूनिवर्सिटी है पंजाब यूनिवर्सिटी। तो इसका जो हिस्ट्री है वो इतनी ग्लोरियस है, और वो भी यहाँ के लोगों ने बनाया इसको। मतलब अंग्रेजों ने भी इसके लिए फंड नहीं दिया था, एक पैसा नहीं दिया था। या दयाल सिंह मजीठिया का आपने नाम सुना होगा, जिनके ट्रस्ट पे ट्रिब्यून अखबार भी चलता है। उन्होंने जमीनें दी। महाराजा बठिंडा थे, और भी कई लोग थे जिन्होंने जमीनें दी। पैसे, लोग, पंजाब के लोगों ने पैसे इकट्ठा किए, फिर इस यूनिवर्सिटी को एस्टेब्लिश किया था। जब ये लाहौर से यहाँ आई थी, तब की बात कर रहे बिल्कुल। हैं ना आप? नहीं नहीं, तब की 1882 में लाहौर में भी, उस समय वहाँ भी। भी। हाँ, वहां पे जी। भी। तो अभी अभी हमको अच्छी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपने दी मनदीप जी, थैंक यू उसके लिए। लेकिन ये वोट चोरी पर क्या कह रहे हैं? ये आज एक नया खुलासा लेके आ गए भारती साहब। हाँ जी, वोट चोरी पे देखो, मेरे को 2-3 बातें करनी है। एक तो यही कि डुअल वोटर्स का जो मामला है हरियाणा में, अभी हरियाणा बीजेपी ने 3 ट्रेनें बिहार में रवाना की हैं, और लगातार जो हरियाणा में जैसे करनाल है, करनाल के जिला अध्यक्ष लगे हुए थे, पानीपत के जिला अध्यक्ष बीजेपी के, वो यहाँ से जो प्रवासी हैं, बिहार के रहने वाले हैं, उनको वहां पर भेज रहे हैं ट्रेनों में बुक करवा करवा के, और वहां पे वो वोट डालने जा रहे हैं। यही वोटर्स हम देख रहे थे कि जब हरियाणा का विधानसभा चुनाव था, तब पानीपत ग्रामीण जैसे सीट होगी, करनाल सीट होगी, वहां पर यही प्रवासी वोटरों की वजह से बीजेपी को बड़ी जीत मिली थी। तो हम कह सकते हैं कि ये एक डुअल जो वोटर वाला मामला है। यानी कि उन्हीं लोगों की वोटें हरियाणा में भी बनी हुई हैं, उन्हीं की बिहार में भी है। वो बिहार में बीजेपी को जितवा के आएंगे, यहाँ पे उन्होंने हरियाणा में। तो ये डुअल वोटर वाला हमने विधान, जब चुनाव चल रहा था हरियाणा का विधानसभा, तब भी उठाया था। मेरी बादली सीट है, मैं बादली में, मेरा गांव है खुड्डन। उस टाइम पे मैंने ये इशू वहां पे भी उठाया था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा ऐसे प्रवासियों की वोटें बनी हैं बादली, क्योंकि एनसीआर का पार्ट है, जो सिर्फ 6 महीने पहले रहने आए। मतलब एक तो हरियाणा में ये भी एक चक्कर है कि एनसीआर का एक बड़ा रीजन है। बहुत सारे मुझे प्रवासियों से कोई दिक्कत नहीं है, प्रवास करना चाहिए, नई संभावनाओं की तलाश में आदमी प्रवास करता है। लेकिन क्या ये पॉलिटिकल प्रवास तो नहीं है? क्या ये उनका इस्तेमाल, मतलब उत्तर प्रदेश और बिहार में भी वोटें लेने के लिए किया जा रहा है, और हरियाणा में और पंजाब में भी। और मैं कह रहा हूँ कि पंजाब का चुनाव अगले साल, उसमें भी आप देखिएगा प्रवासी वोटरों का इशू बनेगा। तो मेरा जो मेन कंसर्न इस पूरे वोट चोरी में है, वो डुअल वोटर वाला है।
जैसे जो बीजेपी आरएसएस के बड़े नेता है प्रोफेसर राकेश सिन्हा, वो उनका दिल्ली में भी उन्होंने वोट डाला, बिहार में भी डाल रहे हैं। तो ये डुअल वोटर वाला बड़ा पंगा है। राहुल गांधी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उत्तर प्रदेश के मथुरा के सरपंच, वो वहां पे सरपंच रहे हैं, वहां पे भी वोट डाल रहे हैं और वो हरियाणा में भी वोट डालने आए। ये बड़ा चक्कर है। क्या बीजेपी के पास एक सेट ऐसे लोगों का लोग हैं जो उनको कई विधानसभा कई जगहों पे मल्टीपल, जैसे सबसे पहले जो वोट चोरी की खुलासा की वो आदित्य श्रीवास्तव, 3 जगह उसकी वोटें थी। तो ये एक गंभीर मसला, क्या इनके ऐसे सेट लोग, पक्के लोग हैं जिनकी 3-3 4-4 जगह वोटें हैं, जो इनको बिहार में भी हरियाणा में भी जितवा रहे हैं और बिहार में भी जितवा रहे हैं। तो क्या ये है मेरा सबसे बड़ा कंसर्न इस पूरे वोट चोरी वाले मामले में ये है। दूसरा जो मुलाना है, अंबाला में आपने देखा कि वो जो माता जी थी, जिनकी फोटो बहुत सारे मल्टीपल वोट्स आइडेंटिटी कार्ड्स पे लगा रखी थी, तो उन्होंने आप आके कहा, चरणजीत कौर शायद उनका नाम था, कि उन्होंने आप बाहर आके कहा कि मैंने कई बार इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को शिकायत की, कहा कि मेरे साथ ये हो रहा है और जब वोटें पड़ती हैं तो मेरा मजाक भी उड़ाया जाता है कि देखो कितने वोटर। तो ये चीजें हैं। और राय विधानसभा हो गई, जैसे एक तो ना, जैसे प्रवासी वोटर वाला जो मैं इशू उठा रहा हूँ, इसको इतना हल्के में लेने की जरूरत नहीं। डेमोग्राफी भी चेंज होती है किसी सूबे की। और उसके अलावा मतलब जो अभी जिन प्रवासियों को ये बिहार लेके जा रहे हैं, हालांकि आप ये स्टेटमेंट भी देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि मैं तो बिहार का मुख्यमंत्री हूँ, बिहारी मुख्यमंत्री हूँ। इसका क्या मतलब है? हरियाणा में 90 में से 30 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां पे प्रवासियों की वोटें डोमिनेट करती हैं, और उन्हीं को ही लेके अब ये बिहार में भी वोटें डलवाने जा रहे हैं। यानी कि उनकी वोटें वहां पे भी बनी हुई हैं और यहाँ पे बनी हुई हैं। जो एसआईआर था, वो एसआईआर होना तो चाहिए था हरियाणा में और पंजाब में, ताकि प्रवासी जो यहाँ पे जिनकी डुअल वोटर हैं वो काटी जाए, उनके उनके सूबे में रहे। लेकिन हो आ रहा है। तो ये भी चीजें हैं। मतलब मैं सबसे ज्यादा इस पूरे मामले में मैं जो कंसर्न मानो, राहुल गांधी ने उस सरपंच की फोटो दिखाई, वो मेरे कंसर्न का है कि वो उत्तर प्रदेश में सरपंच भी एक गांव का, वहां वोट भी डाल रहा है और यहाँ पे भी वोट डालने आ रहा है। राकेश सिन्हा जो दिल्ली में भी वोट डाल रहा है और वो वहां पे भी वोट डाल रहा है। और कई हरियाणा सारे में लोग आए हैं, ऐसे तो कई हरियाणा लोग। में हरियाणा में 90 में से 30 ऐसे विधानसभा सीटें होना जहां पे प्रवासियों की वोटें डोमिनेट कर रही थी, लोकल हरियाणवियों की वजह से। लोकल हरियाणवी कोई बड़ी से नहीं थे, प्रवासी वोटर्स थे। तो क्या वो प्रवासी वोटर बिहार भी लेके जा रहे हैं? ये मेरे एक मेन कंसर्न है इस पूरे मामले में। तो इम्पोर्टेंट आपने भी बात बताई। तो सर्वमित्र जी, ये जो तीनों पत्रकार हैं, इनको तो दिक्कत हो रही है, ये लोग तो अपना इश्यूज रेज कर रहे हैं। आपकी पार्टी तो लग नहीं रहा कि कोई उनको फर्क पड़ रहा है। नहीं, आपने देखा होगा राहुल गांधी ने खुलासा किया, उसके बाद थोड़ा हमारी पार्टी जो हरियाणा के कांग्रेस है उसमें थोड़ा जोश आया। आपने देखा होगा कल दिल्ली में मीटिंग की है, अभी 12 तारीख से प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, हर हल्के में, हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ज्ञापन दिए जाएंगे। लेकिन आपने देखा होगा, मैंने शुरुआत में ये मुद्दा उठा दिया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ करते हैं ये लोग, और ये अलग अलग स्टेट में, अलग अलग चंक्स में अलग तरीके की गड़बड़ जो है वो होती है। तो हरियाणा का तो बड़ा कुछ खंगाल लिया राहुल गांधी की टीम ने। राहुल गांधी की टीम हमारे हल्के में भी थी, हम भी सारा डाटा खंगाल रहे थे। तो मेरे हल्के में भी ऐसे बहुत से वोटर हैं जिनका मकान नंबर 0 है। आप देखिए, मकान नंबर 0, आप देखिए, ये एक बहुत बड़ी बात है। अगर गणेश कुमार जी कहते हैं कि भाई कोई जो रहता है पुल के नीचे, दिन में काम करके आके वहां रह जाएगा, उसका मकान नंबर हम 0 लिख देंगे, तो भाई रानिया में मकान नंबर 0 से हम आइडेंटिफाई रानिया में कैसे कोई पुल है करेंगे? क्या? हाँ रानिया जी, में तो कोई पुल नहीं है, मुझे लगता है रानिया में तो कोई पुल भी नहीं है। रानिया में कोई पुल नहीं है, कोई ऐसा शहर नहीं है कि बंदे जो हैं बाहर से काम करके किसी पुल के नीचे रहेंगे। रानिया में गांव है। मैं आपको बताऊं, एक गांव में हमारे एक मकान पे 157 वोट हैं, उसके घर के थोड़े से सदस्य हैं। और आप देखिए कि वो उसी गांव में रहते हैं, लेकिन उनका मकान नंबर एक जगह, सिर्फ एक ही मकान में लिखा हुआ है। अच्छा, 0 जिनके घर हैं उनका मकान नंबर 0 दिया हुआ है। हम 0 मकान नंबर से आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? मुझे ये समझ में नहीं आता। गणेश कुमार जी अगर उनको बताएं कि हम, अगर मान लीजिए किसी वोटर को आइडेंटिफाई करना है, तो आप 0 नंबर से कैसे आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो बंदा रहता कहां है? बिल्कुल। गांव में तो चलो आप फिर भी लोग बता देंगे कि फोटो से भाई ये बंदा हमारे गांव में रहता है या नहीं रहता है। आप किसी कस्बे में चले जाइए, शहर में चले जाइए, जहां पड़ोसी के बारे में पता नहीं होता, वहां लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वोटर है, यहां पे है या नहीं है? तो ये गणेश कुमार जी कौन सा ज्ञान बांट रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता।
मकान नंबर 0 का एक एक घर पे आप देखिए 2-2, 250, 500 वोटर हैं, और वो मकान है वो एक बीजेपी के कार्यकर्ता या नेता का है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ये हमारी पार्टी ने डाटा खंगाला है, राहुल गांधी की टीम ने खंगाला है। तो इस पे सही जवाब देने की बजाय अब आप देखिए चुनाव आयोग तो पता नहीं कब जवाब देगा या नहीं देगा। बीजेपी वाले पहले मुखर हो जाते हैं कि ऐसा नहीं है, ये है, वो है। तो अब चुनाव आयोग की जगह अगर बीजेपी वाले जवाब देने लग रहे हैं तो इसका मतलब फिर वोट चोर कौन है? जी मतलब जवाब तो वही देगा जो गड़बड़ी कर रहा है। अब जवाब दे रहे हैं बीजेपी वाले, तो समथिंग गड़बड़ तो है ही। तो राइट ये बहुत बड़ा मसला है। इस पे लोगों को भी थोड़ा सा अवेयर होने की जरूरत है। हर पार्टी को, मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ कांग्रेस, विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं उनको अब आगे आना चाहिए, इकट्ठे होना चाहिए, और इस पे एक मुश्त होकर इसमें कोई ना कोई अभियान चलाना चाहिए, लोगों तक पहुंच करनी चाहिए, जागरूकता है कि हमारे देश में क्या चल रहा है। जी जी। सर्वमित्र जी, दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, पत्रकार रहे हैं और अभी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। रानिया विधानसभा सीट से इन्होंने चुनाव भी लड़ा था। सर, मैं दो बातें और जानना चाहूंगा सर्वमित्र जी। ये जो राहुल गांधी ने एक्सपोजे किया है, इसमें आपका भी कोई कंट्रीब्यूशन है? आपने भी कुछ आंकड़े दिए थे, और खैर आपने दूसरा तो बता ही दिया कि बाकी पॉलिटिकल पार्टी तो क्योंकि सिरसा बेस्ड ही हैं, आपके पड़ोस की पार्टियां हैं, तो कुछ वहां पर खंगालने की कोशिश कर रहे हैं कि दबा रही हैं? नहीं, एक्चुअली सिरसा में तो आपको पता है बीजेपी नहीं है। सिरसा हाँ में इसलिए ज्यादा बीजेपी एक्टिव नहीं रहती क्योंकि सिरसा पूरे जिले में बीजेपी का नामो निशान नहीं है। वहां तो इनेलो थोड़ा सरवाइव करती है, जी और इनेलो भी सिर्फ बीजेपी की वजह से सरवाइव करती है। अदरवाइज तो इस बार मेरे को लगता है एक भी सीट ना तो इनेलो के खाते में आनी थी। बीजेपी तो खैर वहां पे है नहीं। हाँ, बीजेपी वहां इनेलो का सपोर्ट करती है। हाँ, लेकिन बीजेपी को लगता है ये तो हमारा जिला ही नहीं है, तो वहां शायद इतना डोमिनेट नहीं करती है बीजेपी। लेकिन बाकी जगह आप देख लीजिएगा। और हमारे सिरसा के लोग भी थोड़ा अवेयर भी हैं, ऐसी बात नहीं है। गांवों में तो बिल्कुल भी ऐसा वोट डलने नहीं देते कि जो वो वोट है नहीं। नेचुरली हर बूथ पे बड़ी निगरानी रहती है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं ये तो सिस्टम की खामी है कि अगर आप किसी के पास मकान है तो उसका मकान नंबर 0 लिख रहे हैं, या वोटर राइट। जो डुप्लीकेट वोटर हैं उनका आप 0 लिख रहे हैं, तो उसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? या जैसे मनदीप बता रहे थे कि बहुत सारे यूपी बिहार वालों के वोट हमारे हल्के में भी हैं। हो अच्छा। सकता है उनका बिहार में भी वोट हो सकता है हमारे हल्के में भी वोट है। तो ये कैसे पता सर्वमित्र चलेगा जी, कि वहां पर वोट है, यहाँ पर भी वोट है? ये लोग कौन है जो जैसे बाहर से वहां तो कारोबार है नहीं, आपके यहाँ तो कोई इंडस्ट्रीज भी नहीं है, फिर कौन है वो लोग? हमारे लोग यहाँ जो किसानों के पास आकर काम रहे, बहुत साल हो गए उनको यहाँ पे आके, कब वो काम करते हैं, खेतों में रहते हैं, उनके परिवार पूरे है। पूरे परिवार रहते हैं, उनके वोट बनवाए जाते हैं यहाँ पे। उनका भी वोट बनवा दिया जाता है। हो सकता है कि वो बिहार में भी वोट करने जा रहे हो, जैसे अब ट्रेन भर भर के भेजी जा रही है, ठीक है। राइट। हो सकता है वो वहां पर भी वोट करते हैं और यहाँ पर भी वोट करते हो। तो ये देखना किसकी जिम्मेदारी है कि एक बंदा दो जगह वोट कर रहे हैं। जैसे आप देख ही रहे हैं, राकेश सिन्हा जैसे नेता और भी कई नेता दो दो जगह वोट कर रहे हैं। तो ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं है। चुनाव आयोग वो कहता है कि भाई ये तो बड़ा अपराध है, अगर आप मुझे सबूत दीजिए। अब सबूत तो सबके सामने है कि लोग अपने आप डाल रहे हैं अपने सोशल मीडिया पे, दिल्ली में भी वोट किया, बिहार में भी वोट कर रहे हैं। ये जिम्मेदारी किसकी है? और कई लोग तो डिफेंड कर रहे हैं, भाई वहां पहले वोट किया था, वहां से कटवा के अब वो बिहार में शिफ्ट हो गए हैं, वहां पे वोट बनवा लिया। कमाल है। ये कहाँ का लॉजिक लेकर आते हैं राकेश सिन्हा? क्या बिहार में शिफ्ट हो गए हैं? क्या वहीं रहते हैं? क्या वो दिल्ली में नहीं रहते हैं? कमाल की बात करते हैं कई लोग तो वो ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है, ये देखना डुप्लीकेट वोटर्स हैं, मकान नंबर 0 है किसका, क्यों है, या दो दो जगह वोट बना हुआ है, क्यों बना हुआ है, एक ही जगह कर दीजिए आप। ये बहुत बड़ा गड़बड़ झाला है। निश्चित तौर पर अब राहुल गांधी ने थोड़ा संज्ञान लिया है, उनकी टीम लगातार वर्क कर रही थी, एक एक डाटा को खंगाला गया है, इतना पुलंदा इकट्ठा किया है। वही मैं कहता हूं कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं डिजिटल फॉर्म में डाटा दे दीजिए, आसानी होगी, लेकिन वो इन्होंने देना नहीं है। जी। पेपर खंगालते रहो। पेपर खंगालने में आपको पता है कितना वक्त लगेगा, आप देखिए। ये जो बात राहुल गांधी ने कही कि हमको 10 दिन पहले वोटिंग लिस्ट मिलती है, वोटर्स की लिस्ट। हाँ, आपने तो इलेक्शन लड़ा था, आपको भी इतनी मुश्किल से ही मिली थी लास्ट दिनों में ही? बड़ी मुश्किल से लिस्ट मिलती है हमें, बड़ी मुश्किल से। वोटर की लिस्ट ही नहीं मिलती है हमें। अब आप देखिए, अब वोटर की लिस्ट ही नहीं मिलेगी तो हम कैसे पता लगा पाएंगे कि इसमें कौन सही है, कौन गलत है, या किसका वोट है, किसका वोट कटा गया। आखिरी दिनों ये में। तो अभी ये बहुत लेट लतीफ है अभी हमारा चुनाव आयोग इस मामले में। हाँ, नहीं, चुनाव आयोग को जिस मामले में सतर्क होना चाहिए उसमें तो है। खैर, नहीं इम्पोर्टेंट बात है आपने बताई। अच्छा, एक आखिरी बात, मैं जगदीप जी के पास जाऊं। आपका केस अभी कहाँ किस स्टेज पे है? वो तो सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है।
चेकिंग एंड वेरिफिकेशन सुप्रीम वाला? कोर्ट की मेरे वाली पिटिशन पे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन आ गई है, फैसला एक तरीके का आ गया है और उस गाइडलाइन के मुताबिक मेरी रीचेकिंग और वेरिफिकेशन होनी है, जो कि करवा नहीं रहे हैं। मैंने तकरीबन 3-4 महीने पहले लिखा था डीसी को बकायदा, और डीसी को लिखने के बाद मैंने सीओ चंडीगढ़ को हम मिले, मैं और कांग्रेस के कुछ और लीडर, कि हमारी रीचेकिंग और वेरिफिकेशन करवाइए जो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट की आई है। उसके बाद मैंने रिमाइंडर भेजा डीसी को, उसका कोई रिप्लाई नहीं। उसके बाद मैं पर्सनली डीसी को वहां पे जाके मिला कि ये देखिए हमने आपको लिखा था, आप रीचेकिंग और वेरिफिकेशन करवाइए। वो बोले हम जल्द करते हैं या करते हैं, इसका रिप्लाई करते हैं। उस बात को भी 1.5 महीना हो गया। तो आप देखिए सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मान रहे हैं ये लोग, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी नहीं मान रहे हैं, उनकी गाइडलाइन। आपके कोर्ट आपके मामले की गाइडलाइन कब आई? जून में आ गई थी। हाँ, आप देखिए जून में आ गई थी, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर, कितना समय हो गया है। लेकिन आप तो ये नई गाइडलाइन आई थी। लेकिन सौमित्र जी, आप जब सीएनवी कराने के लिए गए थे, वो इसके बाद गए थे कि पहले चले गए थे, जब वो आपका उन्होंने सब डेटा इरेज कर दिया था? नहीं, सीएंडवी के बाद ही मैंने पिटीशन लगाई थी सुप्रीम कोर्ट में। आपको याद होगा जब सीएंडवी हुई थी, एक ही मशीन खुली थी और उस मशीन का डाटा इन्होंने उड़ा दिया था, तो मैंने बाकी मशीनों को रुकवा दिया था। मैंने डीसी को कहा कि बाकी मशीनें आप रख दीजिए क्योंकि मैं इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं हूं, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा। तो बाकी जो 8 ईवीएम है वो मेरी वहां स्ट्रांग रूम में है। राइट। तो मैं उन 8 की अब रीचेकिंग वेरिफिकेशन करवाना चाहता हूं क्योंकि मैंने सब अप्लाई किया, पैसे भरे हुए हैं। किस चीज के पैसे भरे हुए हैं? कोर्ट ने क्या आदेश दिया है? कोर्ट ने आदेश दिया कि यू कैन नॉट डिलीट द डाटा, जो कि मेरे मामले में इन्होंने डाटा डिलीट कर दिया था। कोर्ट ने यह भी कहा यू कैन नॉट रीलोड एनीथिंग, यानी एनी डाटा इन दैट मशीन। यानी ना तो आप डाटा डिलीट करेंगे, ना ही उसमें नए सिंबल लोड करेंगे, आप एक्चुअल डाटा जो है वो कैंडिडेट को दिखाएंगे जो चीज है। राइट। तो उस चीज को नहीं मान रही आप। योर केस हैज नाउ बीन डिस्पोज्ड ऑफ। हाँ, वो हो गया। राइट। ठीक है, बिल्कुल, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। तो जगदीप भाई, अब आपके पास मैं आऊं, आपने तो सबकी बातें सुन ली और हम लोग तो इस पर डिबेट कर भी रहे हैं। क्या होगा अब आगे? कैसे लोगों को कैसे कांग्रेस पार्टी लगता बता पाएगी? देखिए, जो कांग्रेस ने अभी एक निर्णय कल की बैठक में किया है उसमें उन्होंने अपना एक कार्य योजना बनाई है हरियाणा प्रदेश को लेके, और उसमें ये है कि वो कुछ जगह पे अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लोगों के सामने उस संदेश को देना चाहेंगे और कुछ जगह प्रदर्शन करने की उनकी योजना है। लेकिन ये जो एक मुद्दा है, सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो मतदाता सूचियां हैं, उन मतदाता सूचियों में जो फर्जी मतदाता हैं और उन फर्जी मतदाताओं के द्वारा अगर कोई मतदान किया गया है तो उस मतदान को पारदर्शी तरीके से चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि उसको खंगाले और उसको आइडेंटिफाई करके उसकी संख्या को सबके सामने प्रस्तुत करे और ये बताए कि जो मतदान है उसमें कितना फर्जी मतदान किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो गया है। और वो एक बड़ी कमी है जो पूरी प्रक्रिया को ही एक तरह से पंगु करती है। आप देखिए कि जो मतदान का अधिकार है पर हर मतदाता को मिला है, और वो इसलिए मिला है कि वो अपने पसंद की सरकार को चुन सके। तो उस पसंद की सरकार को चुनने के अधिकार का जिस प्रकार से हनन हुआ है, उसके लिए चुनाव आयोग का दायित्व बनता है कि वो इसको स्पष्ट करे और इस विश्वास को बनाए रखे कि मतदाता जो अपना अधिकार का प्रयोग करता है उसके मत का सही रूप में गणना हुई है और सही उसका प्रयोग हुआ है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही पैदा हो रहा है, जो एक्स फाइल का खुलासा हुआ है कि क्या फर्जी मतदाताओं की संख्या के बारे में तो बता दिया गया है। अब अगला उसमें जो कदम आता है, उसमें अगला जो पक्ष आता है कि क्या वो फर्जी मतदाताओं के द्वारा चुनाव में मतदान किया गया और प्रति विधानसभा क्षेत्र कितना वो मतदान हुआ है और किस प्रकार से उनके परिणामों को प्रभावित होता हुआ चुनाव आयोग पाता है। लेकिन यहाँ चुनाव आयोग अभी तक जिस तरह से खामोश है, अगर उसकी संलिप्तता नहीं है तो उसको इस सभी जो आरोप लगे उनका खंडन करना चाहिए और पारदर्शी तरीके से इसके स्पष्टीकरण देने चाहिए। लेकिन अभी तक जिस तरह से चुनाव आयोग खामोश है,
वो अपने आप में ही बड़े सवाल पैदा करता है, संदेह पैदा करता है कि कहीं जो साठ-गांठ के आरोप लगे हैं, उनमें चुनाव आयोग शामिल तो नहीं। अब ये राइट, सवाल जो है, ये लोकतंत्र का बड़ा सवाल है और ये भी सवाल है कि जो मतदाता है, उनके अधिकार का हनन हो रहा है, उनके अधिकार को सुरक्षित रखने का जो दायित्व था चुनाव आयोग का, वो अपने उस दायित्व में पूरी तरह से फेल दिखाई देता फेल, है। राइट सर, राइट, तो ये बिल्कुल, एक बड़े सवाल हैं जो इस पूरे प्रदेश में उठ रहे हैं और उसमें सरकार की और ये चुनाव में जो परिणाम आए हैं उनकी वैधता के भी सवाल उठ रहे हैं, समानांतर सवाल उठ रहे हैं। मेरा बार-बार यही कहना है कि जो मतदाता फर्जी तरीके, जैसे मनदीप ने बताया कि जो प्रवासी लोग हैं उनके इस प्रकार से मतदान यहाँ हुए हैं, तो ये चुनाव आयोग आज इतना टेक्निक अवेलेबल है कि वो इमीडिएटली इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। आप देखिए कि एयरपोर्ट पे अगर जाते हैं फेस रिकॉग्निशन से ही एंट्री मिलती है हाँ, मिल जाती है, और टेक्नोलॉजी तो एक देश में 1 करोड़ 41 लाख से ज्यादा अगर आधार बने हैं, वो भी किसी एक तकनीक से बने हैं और उनमें भी कोई डुप्लीकेसी अगर है तो वो इमीडिएटली पकड़ी जा सकती है। तो जब हुँ, चुनाव आयोग के द्वारा वोटर कार्ड में एपिक कार्ड बनाए गए, उसमें बकायदा फोटो खींच के बनाए गए, एक बड़ा अभियान और उसमें बड़ा खर्च चुनाव आयोग के द्वारा किया गया, तो आज ये कैसे हो सकता है कि वो इस चीज को किसी भी ऐसे सॉफ्टवेयर से आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि कहाँ-कहाँ डुप्लीकेट वोट हैं, कहाँ-कहाँ फर्जी वोट हैं और उनको क्यों नहीं मिटाया जा रहा। जहां राइट तक सर, मतदाता सूचियों के संशोधन की सवाल आता है, मतदाता सूचियों के संशोधन की प्रक्रिया एक निरंतर प्रक्रिया है, जी, जिसमें जो बीएलओ रहते हैं उनको, और देखिए एक बीएलओ को एक बूथ की जिम्मेवारी होती है और एक बूथ में 600 से लेके और 1200-1400 वोट होते हैं। राइट, उनका संशोधन किया जाना या उनपे जो बार-बार उनके उनका वेरिफिकेशन किया जाना, उस बीएलओ की अपनी एक कार्रवाई होती है और उसमें क्यों नहीं किया जाता और साल में 2 बार गहन संशोधन की प्रक्रिया भी चुनाव आयोग करता है, तो ये अपने आप में चुनाव आयोग के ऊपर ही बड़े सवाल हैं कि जी, जी, प्रदेश का चुनाव आयोग आखिर किस प्रकार से इतना उपेक्षित अपनी कार्यशैली रख सकता है या उसकी पद्धति और प्रणाली पे भी सवाल उठते हैं। तो जी, कुल मिला जी, के ये है कि ये जो अभी मुद्दा हुआ है, जो ये सवाल उठ रहे हैं, इसके लिए चुनाव आयोग और सरकार का दायित्व है कि इसको पारदर्शी तरीके से सबके सामने स्पष्ट करते हुए मतदाता के विश्वास को उसी तरह से रखा जाना चाहिए जो उसको एक अधिकार संविधान के द्वारा दिया गया है। तो ये राइट, सब सवाल जो है, ये संविधान की अवहेलना का सवाल भी उसी जी, तरह से बराबर बन जाता है। राइट, थैंक यू, बिल्कुल इम्पोर्टेंट आपने बात। महेंद्र भारती जी, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं क्या? हाँ, भारती जी, आखिरी बस एक एक सवाल और छोटे-छोटे जवाब। ये बताइए कि ये रेवाड़ी किस तरह का विधानसभा क्षेत्र है? जैसे राहुल गांधी ने कहा था कि अर्बन इलाकों में ज़्यादा ये संभावना होती है वोट चोरी की, तो किस तरह का है? ये सेमी अर्बन है, रूरल है, अर्बन है? जो हमारे दर्शक नहीं जानते रेवाड़ी को, उनकी जानकारी के लिए। भारती जी, एक आपका अनम्यूट करना पड़ेगा भारती जी, मैं कर देता हूँ। जी, ऐसा जो विधानसभा है जिसमें जिला है जिसमें 3 विधानसभाएं पड़ती है, एक कोसली है, एक बावल है और एक तीसरी रेवाड़ी है। लेकिन रेवाड़ी जो जिला है उसमें बावल और रेवाड़ी विधानसभा 2 ऐसी विधानसभा है जिसमें औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा है। बावल में इंडस्ट्रीज एरिया है, धारूहेड़ा में इंडस्ट्रीज एरिया है जो कि भिवाड़ी राजस्थान से लगता हुआ है और यहाँ जो है प्रवासी मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ की कहे कि धारूहेड़ा क्षेत्र जो है, अब अगर परिसीमन हुआ 2026 में तो वहाँ एक नई विधानसभा बन सकती है और वो उसकी चर्चाएं भी है। लेकिन यहाँ जिस तरह से पूर्वांचल के लोग रहते हैं तो पूर्वांचल के लोगों को आकर्षित करने के लिए चुनाव प्रचार में मतलब स्टार भी बुलाए जाते हैं, एमपी के, बिहार के। इस तरह से नेता भी यहाँ आके प्रचार करते हैं, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी यादव, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, सभी यहाँ के चुनाव प्रचार कर चुके हैं चुनाव में, क्योंकि इनकी संख्या यहाँ है बहुत ज्यादा पूर्वांचल के लोगों की। तो राइट, इसको हम ना शहरी कह सकते ना ग्रामीण कह सकते, ये एक सेमी मिडिल अर्बन क्लास का कह सकते एरिया हैं, है जहाँ गांव भी तो यहाँ संभावना ज़्यादा रहती है। और शहर भी दोनों
विरोध करते हैं। जी जी बिल्कुल। आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है भारती जी, मैं मनदीप जी से पूछ लेता हूँ। मनदीप भाई, तो यहाँ से क्या देख रहे हैं आगे आप? ये तो सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, रोज एक्सपोजे हो गए, आज रेवाड़ी में भी एक्सपोजे कर दिया, सर्वमित्र जी ने भी बताया कि उन्होंने भी एक लिस्ट दी है। अब यहाँ से आगे क्या देख रहे हैं आप? देखो, इसमें ये है कि मैं जिस हिसाब से जितना मेरा तजुर्बा है प्रोटेस्ट को कवर करने का, जो इलेक्टोरल पार्टियां होती हैं, जो जिनको चुनावी राजनीति करनी होती है, वो कोई लंबा संघर्ष नहीं बिल्ड कर पाती। वो नैरेटिव में प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित रह जाती है। उनका आंदोलन, धरना वगैरह भी होता, मान लो स्टेट इलेक्शन कमीशन को घेरने की बात भी हुई, तो वो 11 बजे जाएंगी और 3-4 बजे तक फोटो वगैरह आ जाएंगे इनके नेताओं के और ये वापस चले जाएंगे। तो उस हिसाब से आप सोचो कि कोई ये प्रोटेस्ट इतना बड़ा सिरज दें, वो तो पॉसिबल नहीं है। बट आई थिंक मुझे कुछ चीजें लगती हैं, जैसे एक तो मेरे को लगता है कि कांग्रेस पार्टी अगर इतने बड़े दावे कर रही है कि उनकी 25 लाख वोटों की चोरी हुई है, तो एक जो इनके संगठनात्मक जो चीजें हैं, उसमें कांग्रेस आजादी से पहले जिस रोल में थी, आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, स्वतंत्रता आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। अगर चंडीगढ़ के में इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर 2 दिन का इजलास हो, मतलब पहले तो उसका घेराव किया जाए, घेराव के बाद वहां पर बैठकर एक पूरा प्रॉपर मंथन हो, सभी इलाकों से लोग आए, अपनी वोटर लिस्टें लेके आए, और जिसको बोलते हैं ना, जैसे एक लोक अदालत आपने सुना होगा, राजस्थान में जो अरुणा रॉय और इन सब लोगों ने किया, जो मनरेगा मजदूर और किसानों के मामले में। आपने किसान संसद देखी होगी, किसान आंदोलन के दौरान भी जब किसानों ने अपनी संसद लगाई दिल्ली में जाके जंतर मंतर के ऊपर, तो ऐसी ही एक कांग्रेस के लोगों को 2 दिन की संसद, जिसमें पूरे हरियाणा से ये अपने कार्यकर्ताओं को वहां पर पहले तो स्टेट आयोग का चुनाव आयोग के, जो राज्य चुनाव आयोग है, उसके दफ्तर का घेराव, वहां पर हर बूथ की, हर विधानसभा की जो खामियां हैं, जहां जहां पे ये चीजें हुई हैं, वो सब अपनी बात रखें, डाटा के साथ रखें, और उन सारे जो वोटर लिस्ट और जो कमियां हैं, उनका बोरा भर के सर पे उठा के, भूपेंद्र हुड्डा क्योंकि मुख्यमंत्री का चेहरा थे, वो अपने सर पे टोकरा रखें और उसकी फिर यात्रा जीटी रोड से जाए, पैदल, चंडीगढ़ से दिल्ली की तरफ जाए वो पैदल पैदल, और वो जाके केंद्रीय चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर ऐसे उस बोरे को पटक दें कि लो भाई, ये तुम्हारी नालायकियां, ये 25 लाख लोगों की वोटें कहां पे हैं जिनको तुम चोर गए। ठीक है, होना तो ये चाहिए, आइडियल कांग्रेस तो है ये। अब ये चलो ठीक है, भाई लैंड क्रूजर में आएंगे और वो जो फोटो खिंचवाएंगे, हमारे जैसे पत्रकार इनके लिए क्या बोलते हैं, इनकी आवाज उठाते रहेंगे, माइक लेके इनके पीछे दौड़ेंगे, इनकी बाइटें करेंगे और चले जाएंगे, करेंगे ये। लेकिन होना चाहिए कुछ और, स्वतंत्रता आंदोलन से निकली हुई पार्टी है, तो इनको सड़कों पे दिखना चाहिए। और 25 लाख लोगों की वोट चोरी हुई है, एक बड़ा डेमोक्रेटिक राइट उसका हनन हुआ है। तो लोगों में देखो, किसी भी आंदोलन के 3 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज होती है कि आप लोगों को अवेयर करते हैं कि भाई ये इशू है, अवेयर का काम अच्छे से कर लेते हैं कांग्रेसी, वो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे आजकल ये छाए रहते हैं, इनको समझ में आ गया है पत्रकारों से भी कैसे इंटरेक्ट करना है और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी है। राहुल गांधी की फैंसी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का तरीका है, उसमें स्लाइड दिखाते हैं और फैक्ट बिल्कुल फैक्चुअल चीजें एकदम से ऐसे ला के रख देते हैं। तो अवेयर करने वाला जो इनका आंदोलन में जैसे पहला स्टेप होता है अवेयर करना, वो बहुत बढ़िया है। दूसरा होता है ऑर्गेनाइज करना, वहां पर आके इनकी हवा निकलने लग जाती है। 25 लाख वोटों की चोरी बहुत बड़ा मामला है। क्या ये 25 लाख में से सिर्फ 2 लाख लोगों को भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं? तो वहां पे ये ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते। और तीसरा होता है एजिटेट, जब कि आप आंदोलन को बिल्ड करते हो। तो मेरे को लगता है कि ये जो ऑर्गेनाइज करने में इनकी दम निकल जाता है, तो एजिटेट तो कर ही नहीं पाते। एजिटेट फिर ये होता है कि इनके 150 लोग जाके पानी की बौछारें खा के 2-3 घंटे में और फिर डिटेन होकर फिर चले जाते हैं अपने घरों पे। तो वो मामला है। तो मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस को जो अगले जैसे किसी भी आंदोलन के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है। पहला काम आप लोगों ने बहुत बढ़िया कर दिया है, अब इस चीज को, इस मुद्दे को लेकर ग्राउंड पे जाके ऑर्गेनाइज करिए, और तीसरा एजिटेट करिए। तो ये मैं इतना ही कह सकता हूं। ये शायद जी करेंगे या नहीं करेंगे ये अलग बात है। ये लोगों तो में इसका पूरा रिस्पॉन्स है, लोगों में रविंदर जी पूरा रिस्पॉन्स है। मेरे पास जितने फोन आते हैं, लोग कहते हैं कि यार हमारे ये हुआ है भाई साहब, हम मेरे वाइफ की वोट कट गई थी, ऐसे हुआ है, मेरे बेटी की वोटें हमने बनवाई थी, उसमें सरपंची में तो उसने वोट डाली, उसने एमपी के चुनाव में वोट डाली, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले उसकी वोट काट दी गई। ऐसे फोन आते हैं हमारे पास। लोगों में पूरी, मतलब ये है इशू। क्या इसके ऊपर ऑर्गेनाइज और एजिटेट कर पाएगी कांग्रेस? ये बड़ा सवाल है मेरे लिए तो। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो सर्वमित्र जी, वो बोरा भर के ले जाएंगे क्या दिल्ली, चंडीगढ़ से?
है आप लोगों के पास इतनी बड़ी गाड़ी? लाख वोट हमारे चोरी हुए हैं, तो नेचुरली एक बड़ा प्रोग्राम बनाना चाहिए इसके लिए। और जैसा मनदीप बोले हैं कि लोग बिल्कुल, लोगों को शक है। लोगों को पहले लगता था कि सरकार कैसे नहीं आई यार, सरकार का तो पूरा माहौल था कि सरकार बनने वाली थी, चलो आ गई। उसके अलग अलग कारण हो सकते हैं, लेकिन ये एक बड़ा कारण जो सामने आ रहा है, और राहुल गांधी जी ने दावा किया कि 25 लाख का, तो नेचुरली हमारी पार्टी को एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहिए, प्लान करना चाहिए बकायदा बैठ के कि किस तरह से वो किया जाएगा, सभी को साथ जोड़ा जाए। निश्चित तौर पर एक बड़ा एजिटेशन जो कहते हैं वो हो सकता है, लोग भी जुड़ सकते हैं। एक माहौल तो बना ही हुआ है, देखते हैं क्या होता है आगे। तो अभी कोई प्लान किया नहीं आप लोगों ने? प्लान है, देखिए 12 तारीख से शुरू हो रहा है, उस पे आगे आगे क्या होता है वो देखते हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो जगदीप भाई, आपके क्लोजिंग कमेंट्स, आपने सारी बातें सुनी है। अनम्यूट आप कर म्यूट हो लीजिए, जगदीप। म्यूट म्यूट करना पड़ेगा देखिए, सर, जिस तरह से अनम्यूट। प्रदेश में ये तीसरी बार सरकार बनी है, जो प्रदेश में अब के चुनाव में हुआ है, ये प्रदेश के लोगों के अपने चुनाव अधिकार के हनन का मामला है, और उसमें उनके विश्वास को बनाए रखने का मामला है। और प्रदेश में बहुत से लोग हैं जिनको इस बात का संदेह रहा कि उनके वोट गए कहाँ। हालांकि ये कहा जाता था कि जो प्रदेश में माहौल था और जिस प्रकार से प्रदेश में एक रोष था, मतदाताओं में रोष था, उस रोष का परिणाम जो अभी आया है वो बिल्कुल भिन्न है। तो उसके राइट। बाद से लोगों में संशय जरूर बना हुआ है कि आखिर उनका दिया हुआ मत गया कहाँ, और किस प्रकार से इस मत में एक अलग रूप परिणाम में निकल के आया है। बहुत से ऐसे सवाल हैं जो अब प्रदेश की इन राजनीतिक गलियारों में तैर रहे हैं, और प्रदेश के हर गली चौपाल में इस चीज की चर्चा हुई है और निरंतर हो रही है। और अब आगे देखना होगा कि मतदाताओं के साथ साथ जो राजनीतिक दल हैं, जो प्रदेश में एक शासन देने की व्यवस्था के लिए दावे करते हैं, उनके द्वारा प्रदेश के हितों की रक्षा किस प्रकार की जाती है। भले राइट। उसमें मुख्य विपक्षी पार्टियां हों या अन्य विपक्षी पार्टियां हों, जिसमें जो क्षेत्रीय दल हैं, जिसमें इनेलो है, जिसमें जेजेपी है, जिसमें बासपा है, जिसमें आम आदमी पार्टी है, जो हरियाणा प्रदेश में अपनी राजनीतिक धरातल पे अपना दखल रखते हैं और प्रदेश के मतदाताओं से बार बार गुजारिश करते हैं कि उनको चुना जाना चाहिए। तो आज प्रदेश के हितों के लिए वो पार्टियां किस प्रकार से अपना दायित्व निभाती है, अपनी भूमिका निभाती है, ये बड़ा सवाल भी साथ ही खड़ा। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हम लोगों ने आज डिस्कशन में की, और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीप भाई आपका बहुत धन्यवाद। महेंद्र भारती जी आपका धन्यवाद, रेवाड़ी से आप जुड़े और एक ब्रेकिंग न्यूज लेके आप हमारे लिए आए। मनदीप भाई आपका भी धन्यवाद, प्रोटेस्ट साइट से आप हमारे साथ जुड़े। मैं समझ सकता हूँ कितना व्यस्त वहां पर कार्यक्रम होगा। और सर्वमित्र जी जो हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी धन्यवाद। वो तो लगातार लगे होंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में, तो भी उन्होंने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों के लिए हमसे बातचीत की। आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद। ये जो डिस्कशन है, हम लोग अलग अलग विधानसभा, अलग अलग जिलों से लोगों के साथ बातचीत करते रहेंगे। इस कार्यक्रम में आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।